नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू वीकली 20 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स। तो आइए मेरे साथ एक एक करके इस 1 से 7 फरवरी के बीच के जो इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन है इनको एनालिसिस करिए। हाल ही में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने वंचित समुदाय के उत्थान के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है सीड। ओके, तो इस योजना को जो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने उसके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए यह महत्वपूर्ण योजना लॉन्च की है। और यह योजना जो है वो ऐसे क्षेत्र में इंप्लीमेंट की जाएगी जो ट्राइबल्स एरिया है, जो इन्फेक्टेड एरिया है, नक्सली क्षेत्र है। तो सीड का मतलब होता है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटी। यह योजना अनलिस्टेड यानी गैर अधिसूचित एंड नोमैडिक और खानाबदोश तथा अर्ध घुमंतु ट्राइबल्स एरिया के लोगों के वेलफेयर के लिए शुरू की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो मुंबई शहर में। मुंबई में हुई है भारत की फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आने वाले किसी भी नेक्स्ट कंपटीशन एग्जाम के लिए। देखिए, सीबीटी जब फर्स्ट हुआ था रेलवे का, उसमें एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था कि देश में पहली सी प्लेन सेवा कहां शुरू की गई? तो सी प्लेन जो सर्विस शुरू की गई थी वो की गई थी गुजरात के केवड़िया में। गुजरात के केवड़िया में, ठीक है ना। वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक प्लेन के माध्यम से समुद्र स्तर पर एक उद्घाटन किया गया यात्रा का, और उसके बाद से लगातार वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में इसको संचालित किया जा रहा है। इसके बाद देखिए, देश में पहली एयर टैक्सी सर्विस की जो शुरुआत की गई थी, वो की गई थी एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत चंडीगढ़ से हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट तक। ओके, तो देश में पहली एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार, देश में पहली सी प्लेन सर्विस केवड़िया में, देश में पहली वाटर टैक्सी सर्विस मुंबई में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों क्वेश्चन होंगे। आइए नेक्स्ट। 10 से 13 मार्च तक एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये डिफेंस एक्सपो जो एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो था, इसका आयोजन होना था गुजरात के गांधीनगर में। लेकिन देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच चलते वार को देखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि हाल फिलहाल में इसको आयोजित करना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें आएंगे दुनिया भर के रक्षा मंत्री और वहां के आर्मी चीफ। तो भारत सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया, क्योंकि भारत देखा जाए कि जो रूस और यूक्रेन का वार हो रहा है, इसमें न्यूट्रल पोजीशन पर है, ना तो वो रूस के अगेंस्ट है, ना ही वो रूस के सपोर्ट में है। तो इस दौरान में भारत के जो डिफेंस एक्सपो का आयोजन हो रहा है, इसमें बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को देखते हुए भारत ने इसको पोस्टपोन कर दिया। आने वाली ये नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में पता चलेगा कि अब इसका आयोजन कब होगा। फिलहाल में ऐसा कोई अपडेट भी नहीं है कि इसका आयोजन 1 महीने बाद या 2 महीने बाद होना है। ओके, बस बहरहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई में आयोजित दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 के अंतर्गत फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह फिल्म है पुष्पा द राइज, साउथ इंडियन के द्वारा बनाई गई ये मूवी, और इसके बेस्ट हीरो हैं अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन ने इसमें एक महत्वपूर्ण अपना रोल किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि रेड सैंडर्स यानी कि लाल चंदन या रक्त चंदन को किस तरीके से उसका तस्कर किया जा सकता है, उसकी तस्करी की जा सकती है। भारत में लाल चंदन के वन वो पाए जाते हैं, वो आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, शेषाचलम की पहाड़ियों में। ये एसएससी में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, रेड सैंडर्स फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश के शेषाचलम की पहाड़ियों में। देखिए, लेकिन इस दादा साहेब फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया वो शेरशाह को दिया गया, जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को दिया गया। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया अनदर राउंड को, जबकि फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह अवार्ड आशा पारेख को मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग यानी कि लॉन्गेस्ट रेल टनल T49 का सक्सेसफुली खुदाई का कार्य पूर्ण किया गया। इसका निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये बनाई जा रही है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में होगी अब ये भारत की सबसे लंबी रेल टनल। तो जम्मू कश्मीर के रामबान जिले में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 12.75 किलोमीटर की खुदाई का कार्य पूरा किया गया। यह सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फरवरी 2022 में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को एस्टेब्लिश करने के लिए यूरोपियन सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा कंपनी SES से समझौता किया है? तो भारत की वो कंपनी है जियो। जियो ने हाल ही में SES से इस बात का समझौता किया है कि वो यूरोपियन सैटेलाइट आधारित जो ब्रॉडबैंड सेवा है उसको भारत में भी इंप्लीमेंट करे, यानी कि सैटेलाइट के द्वारा भारत में भी इंटरनेट को संचालन किया जाना चाहिए। इसके लिए जियो और SES के बीच एक महत्वपूर्ण टाइप हुआ है। आइए देख ले अगला क्वेश्चन। भारतीय भाषाओं को लर्न करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? तो यह मोबाइल ऐप था भाषा संगम ऐप। भाषा संगम ऐप, देखिए भाषा संगम ऐप में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और ये 22 भाषा वही लैंग्वेज है जिनको शेड्यूल 8 में मेंशन किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज 22। इसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत दिसंबर 2021 में 22 भाषाओं को सीखने के लिए भाषा संगम ऐप लॉन्च किया। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में इन 22 संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने जड़ जीवित पुल यानी कि लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। यह पुल किस राज्य में स्थित है? मेघालय। देखिए मेघालय में जो वहां की लोकल ट्राइब्स हैं, जो स्थानीय जनजाति हैं, ठीक है ना, जयंतिया और खासी जनजाति के लोगों द्वारा नदी नालों के ऊपर वहां जो रबड़ के वृक्ष हैं जिनको फिकस इलास्टिक के नाम से जानते हैं, उनकी जड़ और टहनियों को आपस में जोड़कर जड़ जीवित पुल बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में रिपीट हो चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने भारत की यूपीआई प्रणाली को अपने देश में लागू किया है? तो यूपीआई प्रणाली को लागू करने वाला जो देश है, भारत की यूपीआई सिस्टम को इंप्लीमेंट करने वाला जो देश है वो होगा नेपाल। तो नेपाल ने भारत की यूपीआई सिस्टम को इंप्लीमेंट किया है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए भाई यूपीआई, भारत का अपना यूपीआई कौन सा है? तो भारत का अपना यूपीआई है रुपे। कौन सा है? रुपे। ओके, भारत का अपना जो यूपीआई है वो कौन सा है? रुपे। जैसे हाल ही में देखा जाए कि रूस ने जिस तरीके से यूक्रेन पे अटैक किया और उसके बाद अमेरिका ने, यूएनओ ने और वेरियस कंट्रीज ने क्या किया? सेंसेक्स लगाए वेरियस। हम बात करें उसमें क्या हुआ, रूस का अपना कोई यूपीआई सिस्टम नहीं था, वो गूगल पे और कई सारे ऐसे यूपीआई सिस्टम चला रहा था जो उसके कंट्री के नहीं थे। तो अब वहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वहां के लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर ऐसी कंडीशन कभी मान लिया भारत में आ जाती है कि भारत के लिए कोई भी कंट्री अपना यूपीआई देने से मना कर देता है या उसको बैन कर देता है, तो भारत को कोई प्रॉब्लम इंटरफेस नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि भारत का अपना खुद का एक यूपीआई सिस्टम है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जिसका नाम है रुपे। ओके, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, ध्यान रखेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत से बाहर किस देश में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी स्थापित किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में भारत से बाहर भारत का पहला आईआईटी इंस्टीट्यूशन होगा, ओके, यूएई में। जबकि भारत में पहला आईआईटी जो बनाया गया था वो 1848 में स्थापित हुआ था रुड़की में। कहां हुआ था बच्चों? रुड़की में। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के पहले केबल रेल ब्रिज का निर्माण किस राज्य में किया गया है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में होगा भारत का पहला केबल ब्रिज। केबल ब्रिज जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, मान लिया ये रोड है, ठीक है ना, और ये किसी नदी पर बना हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, नदी के बीच में एक रोड के इस पार और उस पार दो पोल बनाएंगे और क्या करेंगे, उस पोल से एक हैवी केबल को क्या करेंगे, इस बेस से
जोड़ देंगे, जिससे ये पूरा रोड किस पे ऐसा लगेगा जैसे ये लटका हुआ है, ठीक है ना। तो ये होगा केबल रेल ब्रिज, ठीक है। तो ये कहां बनाया जा रहा है, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में अंजी नदी पर भारत के पहले केबल रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अंजी, इसलिए इसे अंजी खाड़ ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। जबकि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेल ब्रिज भी बनाया जा रहा है। आर्क रेल ब्रिज जो होते हैं वो जैसे ये मान लिया कोई नदी है बीच में, ठीक है ना, तो एक इधर और एक इधर, दोनों तरफ बेस इस तरीके से आर्क के डिजाइन में बनाया जाता है। और इसके बाद क्या होगा, इसको जो लोहे का फ्रेम होता है उससे एडजस्ट किया जाता है इस तरीके से, और इसके ऊपर क्या होगा, रेल इस तरीके से जो लाइन वगैरह होती है वो इस पर बिछाई जाती है। तो ये नीचे से देखने पर क्या लगता है, आर्क शेप में। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज जो होगा वो कहां होगा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। जबकि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेल ब्रिज मणिपुर में बनाया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तनिष्का कोटिया और सिद्धिका कोटिया, दोनों सिस्टर है ये, जो होंगी अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नई ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में भारत में किस देश की क्रिकेट टीम को आईसीसी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम को आईसीसी रैंक में फर्स्ट प्लेस प्राप्त हुआ है, यह है भारत। देखिए भारत जो है आज पूरी दुनिया में पहली ऐसी क्रिकेट टीम है जिसने अपने 1000 ओडीआई मैच, ओडीआई जानते हैं, ओडीआई 1000 ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कंप्लीट किया। तो 1000 क्रिकेट खेलने वाली जो टीम होगी वो दुनिया की पहली टीम होगी भारत। भारत ने अपना पहला जो ओडीआई मैच खेला था, ठीक है ना, वो खेला था 1974 में इंग्लैंड के अगेंस्ट, लेकिन बहरहाल इसमें भारतीय टीम हार गई थी। जबकि इसी वर्ष 1000वां जो ओडीआई मैच खेला है वो 6 फरवरी 2022 को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश के पहले बायोडायवर्सिटी पार्क यानी जैव विविधता पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है, तो ये राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में होगा अब भारत का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क, भारत का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क। देखिए हम बात करें खासतौर से देखा जाए हिमाचल प्रदेश में इंपोर्टेंट एक बायोस्फीयर है, और उस बायोस्फीयर का नाम है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर। और ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर जो है वो किसके लिए है, स्नो लेपर्ड के लिए। किसके लिए, स्नो लेपर्ड के लिए ये रिजर्व है। ओके, तो उसी के आसपास वाले क्षेत्र में क्या बनाया गया, बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, माधवीपुरी बूचू को। माधवीपुरी बूच जो होंगी अब सेबी की होंगी नई चेयरमैन। तो इससे पहले चेयरमैन कौन था, आइए देखते हैं। 28 फरवरी 2022 को अजय त्यागी के स्थान पर माधवीपुरी बूच को सेबी का नया चेयरमैन अपॉइंटेड किया गया। सेबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। भारत सरकार ने सेबी एक्ट 1992 बनाकर इसे 30 जनवरी 1992 को एक लीगल बॉडी के रूप में इसको मान्यता दी। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसमें जो टोटल चीफ मेंबर होते हैं वो 6 मेंबर होते हैं जो वर्क करते हैं, डिसीजन लेने का वर्क करते हैं। हाल ही में सेबी के द्वारा एजुकेशन में निवेश के लिए, शिक्षा निवेश के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो सारथी ऐप। कौन सा ऐप होगा ये, सारथी ऐप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारथी ऐप का संबंध किससे है, तो सेबी द्वारा शिक्षा में निवेश के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही बैंगनी क्रांति, पर्पल रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, तो लेवेंडर कल्टीवेशन, लेवेंडर की खेती से। देखिए लेवेंडर की खेती भारत में कहां की जाती है, केवल जम्मू कश्मीर में, केवल जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला है, डोडा, जम्मू कश्मीर का डोडा जिला। डोडा जिला में लेवेंडर की खेती को प्रमोट करने के लिए 2022 के बजट में सरकार ने एक बहुत बड़ा पैकेज दिया था। हम बात करें ये डोडा जिले में लेवेंडर की जो खेती होती है इसका यूज कहां होता है, तो लेवेंडर जो होता है वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में एक एरोमेटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी सुगंधित तेल है ना, इत्र वगैरह इन सब चीजों में, सजावटी फूलों में इसको यूज किया जाता है।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लेवेंडर फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एरोमा मिशन चलाया है और इसको वहां और ज्यादा प्रमोट करने के लिए एक अभियान चलाया है जिसका नाम है एरोमा मिशन। लेवेंडर की खेती 25 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान में होती है और ऐसे क्षेत्र में जहां वर्षा कम होती है वहां इसकी खेती को किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा स्विफ्ट, स्विफ्ट शब्द का संबंध किससे है? तो मैसेजिंग नेटवर्क से। किससे है? मैसेजिंग नेटवर्क से। देखिए स्विफ्ट शब्द बहुत ही चर्चा में रहा है जब से यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ा और युद्ध शुरू हुआ। क्या किया, यूएसए और यूएनओ के द्वारा रूस पर बहुत सारे सेंसेक्स लगा दिए गए थे और फाइनली सेंसेक्स जो लगाया था वो था स्विफ्ट का। ये माना जा रहा था अगर स्विफ्ट का सेंसेक्स लग गया ये रसिया पे तो रसिया की जो रूबल कॉइन है वो बहुत डाउन हो जाएगी और रसिया पूरी तरीका से तबाही की ओर बढ़ जाएगा। तो स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट दुनिया भर के बैंकों द्वारा ट्रांजैक्शन के लिए मैसेज भेजने व प्राप्त करने का एक वित्तीय मैसेजिंग नेटवर्क है, यानी फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क है। इससे पैसे का ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट होता है। स्विफ्ट की स्थापना 1973 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर होगा बेल्जियम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2022-23 में चर्चित पीएमई विद्या योजना का संबंध किससे? डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने से। केंद्र सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 200 टीवी चैनलों पर वन क्लास वन टीवी चैनल के प्रसारण की घोषणा की थी। यानी कि डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार एक चैनल चलाएगा जिसका नाम है वन क्लास वन टीवी और इसका प्रसारण लगभग 200 टीवी चैनलों पर डेली किया जाएगा। बजट 2022-23 में भारत में ड्रोन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की गई? तो ड्रोन शक्ति योजना। कौन सी होगी? ड्रोन शक्ति योजना। ड्रोन शक्ति योजना के बारे में यह माना जाता है कि यह योजना शुरुआती दौर में किसान और जवान दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होगी। किसानों के लिए अपनी फसल में खेती में कीटनाशक छिड़काव के लिए और जवानों के लिए सीमा पर निगरानी के लिए इस ड्रोन का सबसे पहले यूज करना शुरू किया जाएगा। भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया है अभी कि भारत में अब ड्रोन का जो निर्यात था वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, यानी कि बैन लगा दिया है। सबसे ज्यादा ड्रोन का जो निर्यात होता था, जो इंपोर्ट होता था वो चाइना से होता था। अब सरकार ने ड्रोन के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ड्रोन का अब निर्माण भारत में होगा और इसका एक औद्योगिक विकास के रूप में इसका निर्माण किया जाएगा। तो भारतीय सीमाओं की निगरानी के लिए तथा किसानों की फसल में कीटनाशक छिड़काव के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन शक्ति स्कीम की शुरुआत की। और इसके बाद देखा जाए कि फरवरी के लास्ट वीक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगभग देश में 100 ड्रोन लॉन्च किए थे किसानों के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है आइए देखते हैं। 28 फरवरी 1928 को प्रोफेसर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की। इसी उपलब्धि के लिए इन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया था। जबकि भारत में पहला जो नोबेल प्राइज मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। और ये जो मिला गया था उन्हें लिटरेसी का नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि उनके द्वारा 1910 में एक महत्वपूर्ण बुक लिखी गई थी जिसका नाम था गीतांजलि। क्या नाम था? गीतांजलि। और गीतांजलि जो बुक है ये 103 पोयम का कलेक्शन है। ओके, और इसी गीतांजलि बुक के लिए जो बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी इसी के लिए जो है इन्हें 2013 में नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर का। ओके, तो ये थे स्टूडेंट इस वीक यानी कि 1 से 7 फरवरी के इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन। ठीक है, अगला वीडियो मिलेगा आपको अगले वीक में। तब तक के लिए थैंक यू।